क्या अरुणाचल प्रदेश में चीन घुस आया है? पिछले 3-4 दिन से आप सोशल मीडिया पे इस किस्म के वीडियो देख रहे होंगे। इन वीडियोस में कितनी सच्चाई है? भारत चीन के सीमा विवाद की जड़ें कहां से शुरू होती हैं? भारत ने अपने 27 इलाकों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट को अभी जारी किए जाने की वजह क्या है? सब समझेंगे सुल्तान की डायरी के आज के एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है विनय सुल्तान और आपका स्वागत है न्यूज पिंच की विशेष पेशकश सुल्तान की डायरी में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत में चीन के घुस आने के क्लेम की। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है अपर सुबनसिरी जिला, और इस जिले में एक ताकसिंग सर्किल है। वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चीनी सैनिक घुस आए हैं। और ये क्लेम किसका है? दरअसल एक नाम की वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी है, उसकी एक ट्राइबल बॉडी है ना वेलफेयर सोसाइटी। उसने डिप्टी कमिश्नर को खत लिखा है और इस खत में उन्होंने कहा है कि चीनी सैनिक जो है, पीएलए के सैनिक, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक जो हैं, वो कई जगहों पर ताकसिंग सर्किल में कई जगहों पर घुस आए हैं। उन्होंने नाम भी दिए हैं। ओइंग नाम की एक जगह है, आसा फिला नाम की एक जगह है, पनियार नाम की एक जगह है, पोर्ट्रंग की नाम की जगह है और तिंग डिंग तांग नाम की जगह। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, तिंग डिंग तांग। तो ये इन जगहों पे इनका कहना है ना वेलफेयर सोसाइटी वालों का कि यहाँ पे चीनी सैनिक न सिर्फ घुस आए हैं बल्कि अपने कैंप भी बना रहे हैं। और उनका ये कहना है कि हमारा जो एंसेस्ट्रल ग्रेजिंग लैंड है, जो पीढ़ियों से जिन चारागाहों में हम अपने जानवर चराते आए हैं, उन पे खतरा है, क्योंकि वहाँ पे लगातार जो है चाइना इंक्रोचमेंट कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि चाइना का बॉर्डर को लेके जो अप्रोच है उसको कहते हैं हम सलामी स्लाइसिंग अप्रोच। सलामी स्लाइसिंग अप्रोच का मतलब ये होता है जैसे एक सलामी होती है, उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, उसी तरीके से जो है वो चाइना धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों पे कब्जा करता रहा है। इतिहास में ऐसा रहा है, अब भी वो इसी कोशिश में लगा रहता है। अच्छा, इसको मतलब ये सलामी स्लाइसिंग वगैरह जो है वो आप थोड़ा सा आपके लिए फॉरेन टर्म है, तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि चाइना उस पटीदार की तरह है जो हर बारिश में जो है मेड़ जो है धीरे से खिसका देता है। तो जब आप फिर से पटवारी से उसको नपवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी ज़मीन कब्जा हो गई है। तो ये स्थिति जो है, यही सेम अप्रोच जो है चाइना की एक देश के तौर पे है। और हालांकि अरुणाचल के जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाह है, लेकिन वो इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हम कम्युनिटी लीडर से बात कर रहे हैं और मामले की जाँच करवा रहे हैं। इसी ना वेलफेयर सोसाइटी ने जून में भी इसी किस्म के क्लेम किए थे कि पीएलए जो है वो इंक्रोचमेंट कर रहा है इंडियन टेरिटरी में, और जिसके बाद में आर्मी का बाकायदे से इसके ऊपर जो है रिफ्यूज़ल आया था कि हमने जो जानकारी ली है, हमने जो एरिया की मैपिंग की है, उसके हिसाब से चाइना कहीं पे भी भारतीय टेरिटरी में घुसने में कामयाब नहीं हुआ है, उसने ऐसी कोई इंक्रोचमेंट नहीं की है। दूसरा बड़ा अपडेट इस पूरे के पूरे मामले को चाइना बॉर्डर को लेकर यह है कि भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो एलएसी है उसके ऊपर 27 जगहों पे अपनी टेरिटरी को मार्क किया है बाकायदा। इसमें से कुछ टेरिटरीज ऐसी भी हैं जो कि अभी फिलहाल चाइना के कब्जे में हैं। इसमें कुछ पासेस भी हैं, कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो 1962 के वॉर के समय मेमोरियल का हिस्सा रही। वहाँ पे लड़ाई लड़ी गई, नामकाचू जैसे एक जगह है, तो वहाँ पे जो लड़ाइयाँ लड़ी गई इसकी वजह से उसका स्ट्रेटेजिक महत्व है। कई पासेस हैं, कई एक लेक भी है इसमें शामिल है, और कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जिसके ऊपर भारत का क्लेम रहा है। तो भारत ने ये 27 लोकेशंस को जो है मार्क किया है, बाकायदा इसकी लिस्ट जारी की है। और ये लिस्ट अभी क्यों जारी की गई है, इसके ऊपर भी तमाम तरीके की आपको तरजीह विश्लेषण सुनने को मिलते होंगे। एक बड़ा विश्लेषण ये है क्योंकि ब्रिक्स की समिट होनी है अगले महीने, उससे पहले जो है भारत ये कदम इसलिए उठाए ताकि चाइना को ये बताया जा सके कि हम जो है अपने इलाकों को भूल नहीं रहे, जो आप वहाँ पर कर रहे हैं सीमा के ऊपर, वो हम उसको मान्यता नहीं देते, उसको मानते नहीं हैं। और आपकी ये जो स्ट्रेटजी है कि आप धीरे धीरे चीज़ें इंक्रोच करके अपने हिस्से में मिलाते जाएंगे, इसको हम ये जो है आगे ये अप्रोच चलने वाली नहीं है। लेकिन आप पूरे के पूरे भारत सीमा विवाद को अगर आप समझना चाहते हैं तफसील से, तो हमको बात थोड़ा सा शुरू करनी पड़ेगी। तो शुरू कहाँ से करनी पड़ेगी? दरअसल हम चलते हैं 1913 के साल में। 1913 में शिमला में एक कन्वेंशन हुआ। ये शिमला कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, जिसको बाद में भी जो समझौता वो उसको शिमला कन्वेंशन के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कई फेज का समझौता था। मतलब पहले कन्वेंशन का जो पहला फेज है वो 13 से 18 नवंबर 1913 में हुआ। इसमें 2 राउंड की टॉक हुई, जिसमें ये कोशिश की गई कि जो चाइनीज़ डेलीगेशन है उसके साथ में ब्रिटिश इंडियन डेलीगेशन था वो सेपरेटली मिल रहा था, तिब्बत का जो डेलीगेशन था उसे सेपरेटली मिल रहा था। कोई मतलब इनफॉर्मल तरीके से तीनों पार्टी साथ में बैठी, लेकिन कोई फॉर्मल टॉक जो है इसमें नहीं हुई। तो इसमें कुल मिला के 2 राउंड की बातचीत हुई। उसके बाद में दूसरा फेज जो है वो दिल्ली में शुरू हुआ, जिसमें 3 राउंड की टॉक हुई, 12 जनवरी को, 17 जनवरी को और 11 मार्च 1914 को। और उसके बाद में थर्ड जो फेज था उसमें फिर से शिमला में बातचीत हुई 7 अप्रैल को, 27 अप्रैल को और 3 जुलाई को। 3 जुलाई को फाइनली ये समझौता जो है उसका दस्तखत
हो गया, उसमें दस्तखत कर दिया गया। तो 3 जिलों के जो दस्तखत हुआ उसको जो है हम अब शिमला कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। उसी के आधार पे ये मैकमोहन लाइन बनी हुई है। लेकिन उस समय को ये पूरा क्यों शिमला कन्वेंशन हुआ, क्यों ब्रिटिश इंडिया को ये ज़रूरत पड़ी कि वो एक टेरिटरी जो है उसकी मार्किंग कर लें, एक तरीके से सीमा जो है उसको एक तरीके से उसकी लाइन खींच लें, तो ये ज़रूरत इसलिए पड़ी। इसको थोड़ा सा हम इतिहास इसका भी समझ लेते हैं। दरअसल उस समय में यूरोप में कई सारे बड़े एम्पायर्स जो थे वो अपने टेरिटरी को बढ़ाने में लगे हुए थे, अपनी सीमाओं को जो है बढ़ाने में लगे हुए थे। उसमें ब्रिटिश एम्पायर तो था ही, उसके अलावा रशियन एम्पायर जो है वो बड़ा थ्रेट बना हुआ था। और रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर में एशिया में अपना प्रभुत्व बनाने में एक बड़ी लंबी प्रतिस्पर्धा चली, जिसको बाद में ग्रेट गेम के नाम से जाना गया। और इस ग्रेट गेम का एक सिरा हमको वहाँ पर भी मिलता है, जो खैबर पख्तूनख्वा के बाद में ब्रिटिश सेना जो है वो जाती है अफगानिस्तान में, वहाँ पे इन्वेड करती है और वहाँ पे कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से रशियंस को रोक पाए इंडिया तक पहुँचने में। और ये कोशिश जो है हमको यहाँ तिब्बत के मोर्चे पे भी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उस समय भारत जो है वो ब्रिटिश क्राउन का सबसे महंगा जोल था, सबसे बड़ा मोती जो है, सबसे बड़ा हीरा, सबसे बड़ा पन्ना ब्रिटिश ताज का भारत था। वो भारत एक ऐसी कॉलोनी थी जो जिससे ब्रिटिश एम्पायर को सबसे ज़्यादा इनकम होती थी, सबसे ज़्यादा पैसा मिलता था। तो ब्रिटिश एम्पायर किसी भी तरीके से भारत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं था और भारत की सुरक्षा के लिए उसने जो है किसी तरीके से रशिया भारत तक ना पहुंच जाए, इसकी हर चंद कोशिश जो है अंग्रेज़ों की तरफ से की जा रही थी। और उनमें एक एंजाइटी भी थी, सिक्योरिटी एंजाइटी भी थी कि कहीं जो है रशिया इन्वेड करता करता भारत ना पहुंच जाए। और ये लगातार जो है खतरा ब्रिटिश इंडिया को उस समय दिखाई दे रहा था। तो 1906 में जो है उस समय एक डायनेस्टी थी चाइना में जिसको किंग डायनेस्टी कहा जाता था। अच्छा, ये किंग ब्रिटेन वाला किंग नहीं है, KING किंग नहीं है, वो किंग था QING किंग। तो उस किंग डायनेस्टी के साथ में का जो है प्रोटेक्टरेट होता था उस समय तिब्बत, एक तरीके से आप समझ लीजिए वैसल स्टेट होता था, जो कि किंग डायनेस्टी को ट्रिब्यूट दिया करता था। सालाना जो है आप ऐसा कह दीजिए कि कुछ पैसा कुछ कर के तौर पे जो है तिब्बत की तरफ से दिया जाता था, लासा की तरफ से दिया जाता था, क्योंकि लासा में जो थियोक्रेटिक सिस्टम था वहाँ पर जो दलाई लामा थे उनका राज एक तरीके से चलता था। तो 1906 में चाइना की जो किंग डायनेस्टी है और ब्रिटिश इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके बीच में एक बैठक होती है और उसमें यह तय होता है कि अंग्रेज जो है वो ये इंश्योर करते हैं कि हम जो है कभी भी तिब्बत को एनेक्स नहीं करेंगे, मतलब तिब्बत पे अपना कब्जा कभी नहीं जताएंगे या कभी अपने हिस्से में नहीं लेंगे। और ये क्यों उनको कहना पड़ रहा था? क्योंकि 1904-1905 में ब्रिटिश एक्सपीडिशन जो है वो तिब्बत गए थे और उसके बाद में जो है किंग डायनेस्टी को लगातार ये लग रहा था कि कहीं जो है ब्रिटिशर्स जो हैं वो तिब्बत को अपना हिस्सा ना बना लें, अपने अंदर जम ना कर लें। इस वजह से ये 1906 में ये समझौता हुआ किंग डायनेस्टी और ब्रिटिश के बीच में। और 1907 में फाइनली रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि हम आपस में जो है इलाकों में कुछ बफर जोन बना लेते हैं ताकि ये जो सिक्योरिटी एंजाइटी है वो खत्म हो। तो 1907 में जो रशियन एम्पायर के साथ में ब्रिटिश एम्पायर का जो समझौता होता है उसमें रशियन एम्पायर एक शर्त रख देता है। वो ये कहता है कि आप जब भी तिब्बत पे कोई फैसला करेंगे ब्रिटिश इंडिया, तो आप जो है चाइना को का मीडिएशन लेंगे, चाइना को मीडिएट करके फिर वो समझौता हो पाएगा। आप अकेले जो है तिब्बत के साथ में बायलिटरल टाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी ब्रिटिश एम्पायर जो है वो सहमत हो गया था। तो ये जो है दो बैकग्राउंड है, पस मंजर है, जिसके अंदर जो है आपको ये शिमला का एग्रीमेंट जो है, शिमला कन्वेंशन, उसको समझना पड़ेगा। और इस बीच में हुआ क्या कि 1911 में एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आता है और चाइना में एक रेवोल्यूशन होता है, जिसके बाद में जो किन डायनेस्टी है वो खत्म हो जाती है, वहाँ पे चाइनीज़ रिपब्लिक बनता है और उसके 2 साल बाद में ही शिमला कन्वेंशन होता है। और 1911 में जैसे ही किन डायनेस्टी खत्म होती है उसी समय क्या करते हैं कि 14वें दलाई लामा जो उस समय तिब्बत पे राज कर रहे होते हैं, वो जो किंग डायनेस्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं लासा में, उनको निकाल देते हैं। उनको कहते हैं कि आप जाइए, अब हम स्वतंत्र हैं, आपकी डायनेस्टी खत्म हो गई है, हमारे ऊपर किसी का राज नहीं है, हम अपने आप को सोवरेन कंट्री मानते हैं। और ये सोवरेन जो उनका क्लेम है वो 1950 तक बना रहता है, जब तक माओ जेडोंग जो है पावर में नहीं आते हैं। फिर फाइनली जो है PLA जिस तरीके से 1950 में जाके तिब्बत पे कब्जा जमाती है, तब तक जो है तिब्बत एक तरीके से स्वतंत्र सोवरेन स्टेट रहा है। और इसको बहुत समझना, ये नुक्ता जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नुक्ता जो है आगे जो मैकमोहन के साथ में जो समझौता हुआ है तिब्बत का और चाइना का, उसको जो है उसकी लीगैलिटी को तय करने वाला नुक्ता है। इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होता है कि 1913 में जो समझौता होता है उसमें पहले राउंड में जो बातचीत होती है, हमने आपको बताया कि पहले राउंड में जो बातचीत हुई उसमें कुछ नहीं होता है। दरअसल सेपरेट तरीके से लोग मिल रहे होते हैं और ये सारी बातें जो है ब्रिटिश जो डेलीगेशन होता है पहले जाके तिब्बतियन डेलीगेशन से मिलता है, उसके बाद में ब्रिटिश जो डेलीगेशन होता है वो जाके चाइनीज़ डेलीगेशन से मिलता है। तो ये सारी बात जो है होती रहती है। फिर दूसरा जो राउंड होता है
उसमें अच्छा, मैं इस बीच में आपको ये बताना थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया कि उसमें कौन कौन जो है उस पूरे डेलीगेशन में था। तो ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि भारत की तरफ से या मतलब ब्रिटिश इंडिया की तरफ से सर हेनरी मैकमोहन जो है, मैकमोहन, मैकमोहन नहीं है, मैकमोहन, सर हेनरी मैकमोहन जो है, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी होते थे ब्रिटिश इंडिया के, वो इस मीटिंग को लीड कर रहे थे ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। लोचेन सात्रा जो थे वो तिब्बत के प्रधानमंत्री थे, वो इस मीटिंग में पहुंचे हुए थे। और आइफन चैन नाम के एक शख्स थे चाइना से, जो कि चाइना के फॉरेन अफेयर और ट्रेड के कमिश्नर हुआ करते थे, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि नया नया बना था 1911 में, उसमें तो वो आए हुए थे। तो तीनों लोग जो है बैठ के इस बात पे बात करते हैं। तो शिमला में जो पहले राउंड की बातचीत होती है वो दरअसल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है। दोनों पक्षों में जो है, तीनों पक्ष इस बात के लिए तैयार होते हैं कि चलो ठीक है, इस बात को सुलझा लिया जाता है। फिर जो 17 फरवरी 1914 को जो दिल्ली में मीटिंग होती है, इसमें मैकमोहन अपनी पहली बार अपना प्रस्तावित नक्शा जो है सामने रखते हैं। और इस नक्शे की खास बात थी कि इसमें मैकमोहन ने जो है तिब्बत को दो भागों में बांटा था। पहला भाग था इनर तिब्बत और दूसरा भाग था आउटर तिब्बत। और जो पहला इनर तिब्बत था वो दरअसल चाइना और तिब्बत के बॉर्डर्स को तय करने वाला था। और इसमें जो है इनर तिब्बत में आमदो और खाम जैसे हिस्से थे, जिनको मैकमोहन की तरफ से ये कहा गया कि ये जो है तिब्बत और चाइना के बीच में सीमा यहाँ से बनती है। क्योंकि मैकमोहन का ये तर्क था कि 19वीं शताब्दी, तो भी प्रिसाइज 822 सन से, ईस्वी से, और चाइना और तिब्बत के बीच में यही सीमा रही है। तो इस वजह से जो है इसको हम फाइनल मान लेते हैं। और इनर तिब्बत का वो इलाका जो आमदो और खाम वाला जो इलाका है, वहाँ पे क्योंकि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है पहले से चल रहा है, चाइना का ठीक ठाक रसूख है, उसकी रिट चलती है, तो उसको चाइना जो है पूरी तरीके से अपने में जम कर ले, अपने में मिला ले और अपने हिस्से की तरह बरते। लेकिन जो आउटर तिब्बत का इलाका है, जिसमें लासा का इलाका और खासतौर पर जो भारत और तिब्बत की सीमा वाला जो इलाका है, इसको जो है लासा के अंडर रहने दे, इसको जो है दलाई लामा चलाएं। और ये एक तरीके से चाइना और जो है ब्रिटिश इंडिया के बीच में बफर जोन का काम करेगा। तो इस बात पे शुरुआती सहमति चीन की तरफ से हो जाती है। चीन का जो प्रतिनिधि होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, ये बात ठीक है, और इसके ऊपर बातचीत जो है शुरू होती है। और जो चीन की तरफ से आपत्तियां दर्ज कराई जा रही होती हैं इस पूरे के पूरे नेगोशिएशन में, वो दर्ज कराई जाती हैं इनर तिब्बत में। इनर तिब्बत में सबसे पहले वो एक लेक को लेके जो है नेगोशिएशन करते हैं कि ये लेक हमको दी जाए। फिर कुछ रिज लाइन्स को जो है वो ये कहते हैं कि ये रिज लाइन्स जो है हमारे हिस्से माननी चाहिए। तो ये सारा का सारा विवाद जो चल रहा होता है वो इनर तिब्बत की जो लाइन जो चाइना और तिब्बत के बीच में तय हो रही थी उसको लेके होता है। और अभी जो खाम वाला जो इलाका है जिसके ऊपर इतनी बहस हो रही थी, वो सिचुआन जो प्रांत है चाइना का, उसमें अभी स्थित है, मतलब ऑलरेडी चीन की सीमा में ही। और अमदो का जो इलाका है वो चिंघाई का जो प्रांत है उसमें स्थित है। तो जिस लाइन के ऊपर बात हो रही थी इनर तिब्बत की लाइन के ऊपर, वो ऑलरेडी चाइना के अंदर फिलहाल है। तो उसके बाद में क्या होता है कि लगातार जो है ये बातचीत होती है और कम्युनिकेशन लगातार चल रहे होते हैं। सर हेनरी मैकमोहन जो हैं वो लंदन से लगातार बातचीत कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो चाइनीज़ प्रतिनिधि होते हैं वो लगातार बीजिंग से बात कर रहे होते हैं। और तिब्बत के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके पास में सिर्फ लैंडलाइन होता है कि वो लगातार जो है उसी से संपर्क में रहते हैं। ये लोग जो है टेलीग्राम भी कर रहे होते हैं, प्रस्ताव भेज भी रहते हैं, निर्देश ले भी रहे होते हैं। तो इस किस्म की बातचीत लगातार हो रही होती है। दूसरी तरफ होता यह है कि चाइना का जो एम्बेसडर होता है लंदन में, वो लगातार जो है वहाँ पर भी लॉबिंग कर रहा होता है वहाँ पे इंग्लिश गवर्नमेंट के साथ में कि वो किसी तरीके से इस नक्शे में अपने फायदे की बात कर पाए। तो ये लगातार जो है 8 राउंड में ये पूरी बातचीत चलती है। और 8 राउंड की बातचीत चलने के बाद में एक जगह मैकमोहन लिखते भी हैं कि मेरा जो है पेशेंस इन लोगों ने टेस्ट कर लिया है, चाइनीज़ प्रतिनिधि ने, और मैं एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। उसके बाद में होता यह है कि लंदन से उनको निर्देश मिलते हैं सर हेनरी मैकमोहन को कि आप जो है अगर चाइना नहीं समझौता पे साइन कर रहा है तो आप जो है बायलेटरल टाइज कर लीजिए तिब्बत के साथ में, आप भाड़ में जाने दीजिए चाइना को। चाइना का ये कहना होता है कि क्योंकि तिब्बत हमारा वेसल स्टेट रहा है, हमारा प्रोटेक्टरेट रहा है, तो उसके पास में कोई बायलेटरल टाई करने का अधिकार नहीं है। दूसरा जो उनका विवाद हो रहा होता है वो इनर तिब्बत की जो लाइन है उसके ऊपर रहा होता है। तो ये दोनों बातों को लेके चाइना जो है लगातार जो है अपना रिजेंटमेंट दिखा रहा होता है, लगातार वो नए नए शर्त लेके आ रहा होता है। कई बार वो बीच में 5 पॉइंट एजेंडा ले आता है कि इस तरीके से जो है हम दोनों इलाकों में एडमिनिस्ट्रेशन कर लेंगे, जिसको ना तो इंडिया एंटरटेन करता है ना तो तिब्बत एंटरटेन करता है। तो उसके बाद में ये ट्राइलेटरल मीटिंग जो है वो कहीं पर भी पहुँचती हुई दिखाई नहीं दे रही होती। फिर आती 3 जुलाई की तारीख। इस समय हेनरी मैकमोहन को लंदन से स्पष्ट आदेश होता है कि आप अगर चाइना नहीं मानता है तो आप बायलेटरल टाई जो है तिब्बत के साथ कर लीजिए। दूसरी तरफ जो चाइना रहता है उसके पास में 30 जुलाई को चाइना के जो प्रतिनिधि रहते हैं उसके पास में 30 जून का ये संदेश रहता है कि आपको किसी भी तरीके से समझौते पे साइन नहीं करना है। तो आखिर में होता यह है कि 3
जुलाई को 11:20 तक, रात के 11:20 तक इस बात का इंतजार किया जाता है कि बीजिंग से कोई टेलीग्राम आए और शायद सहमति आ जाए, लेकिन वो सहमति नहीं आती है। उसके बाद में बायलेटरल टाइज जो है 11:20 पे तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हो जाती है और यहाँ से बनती है वो मैकमहन लाइन, जिसके ऊपर उस समय चाइना का कोई बहुत जो है आपत्ति उसके ऊपर नहीं थी, क्योंकि चाइना की सारी आपत्ति इनर तिब्बत की लाइन को लेकर थी। अब हुआ ये कि जब भारत आज़ाद होता है तो जो ब्रिटिश इंडिया की खींची हुई लाइन है उन्हीं को भारत जो है इनहेरिट करता है, ऑब्वियसली बात है। तो आज़ाद भारत जो है उसको जब इनहेरिट करता है और जब वो उस समय देखता है कि 1950 में किस तरीके से पीएलए जो है तिब्बत के ऊपर हमला करता है और उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, माओ जेडोंग जो है किस तरीके से वापस से अपना अधिकार क्षेत्र जो है तिब्बत पे जताना शुरू करते हैं, तो उसके बाद में भारत को ये समझ में आने लगता है कि यार ऐसी स्थिति में तो ये कल को जो है मैकमोहन लाइन के ऊपर भी फसाद खड़ा करेंगे। तो इसको देखते हुए भारतीय सेना उस समय लगभग जो है इस मैकमोहन लाइन पे कई जगहों पे अपनी पोस्ट कायम करना शुरू कर देती है। और उस समय जो पीपल्स डेली है, वहाँ का जो चाइनीज़ मुखपत्र है, उसमें ये छपता है कि भारत की तरफ से 42 पोस्ट जो हैं वो मैकमोहन लाइन पे नई बनाई गई हैं और ये एक तरीके से उकसावे की कार्रवाई है भारत की तरफ से और इसका जवाब देंगे। और उसका वो जवाब देते हैं 1962 में तथाकथित तौर पे, और बिना उकसावे के वो भारत पे हमला करते हैं। भारत की सेना उस समय पूरी तरीके से तैयार नहीं होती इस किस्म के युद्ध से। उस समय मिलिट्री लीडरशिप जो होती है उसने भी जो भूमिका अदा की वो भी क्वेश्चन सवालों के घेरे में है। शिव कुणाल वर्मा की एक किताब भी है इसके ऊपर, 1962 ए वॉर दैट वाज नॉट। तो वो किताब जो है वो इस पूरे के पूरे परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डालती है किस तरीके से भारतीय मिलिट्री लीडरशिप के पास में क्लू तक नहीं था कि उस समय अगर चाइना का हमला हो जाता है तो क्या करना चाहिए। तो ग्राउंड पे जो ट्रूप्स थे उनके पास में ना तो इक्विपमेंट्स थे, ना वो इस लड़ाई के लिए तैयार थे और ना भारत का इस किस्म का बिल्डअप था। और चाइना की क्या हमेशा से रणनीति रही, अभी से नहीं शुरुआत से ही, कि वो ओवरवेल्म करने की कोशिश करता है अपने ओपोनेंट की। तो मान लीजिए कि अगर भारत के 40 सैनिक है तो वहाँ पे वो 400 सैनिक ले आएगा, तो वो नफरी जो है उसको 10 गुना करके ले आएगा। तो वैसी स्थिति में जो है वो ओवरवेल्म करने की कोशिश करता है अपने एडवर्सरी को। तो ये चाइना की शुरुआत से मतलब लड़ने की रणनीति रही है। तो उस समय भी ऐसा होता है कि चाइना की तरफ से बिल्डअप बहुत बड़ा होता है और हम जो है उसको टैकल नहीं कर पाते, अपने डिफेंसेस ठीक से खड़े नहीं कर पाते हैं और एक तरीके से 1962 के वॉर में हमको हार का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद में चाइना जो है 17 दिन के 18 दिन के वॉर के बाद में अपने आप ही जो है यूनिलैटरली वो सीज फायर की घोषणा कर देता है और उसके बाद में पीएलए जो है वो अपने पुराने पोजीशन पे वापस चली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1962 के युद्ध में जो सीमाएं तय कर ली गई थी उसके ऊपर भी चाइना की सहमति मानी जानी चाहिए, क्योंकि आप ही इन्वेड किए थे और आप ही वापस जाके स्टेटस को में चले गए। तो आपने वो सीमा मानी, उसी सीमा के आधार पे आप उससे पीछे गए, नहीं तो अगर आप वो सीमा नहीं मान रहे होते तो सीमा से आप पीछे नहीं जाते। तो ये एक दूसरा तर्क है। तीसरा तर्क भारत की तरफ से ये दिया जाता है कि तिब्बत और भारत के बीच में एक बहुत वैधानिक लीगल समझौता है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज ने सिग्नेचर किए थे। हालांकि चाइना की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है, जो कि एक फैक्चुअली सही भी है, कि 1937 तक जो है ब्रिटिश इंडिया की तरफ से कोई भी नक्शा जो है मैकमोहन लाइन के साथ जो है जारी नहीं किया गया था भारत और तिब्बत का। 1937 में जो है पहली बार ये नक्शा जारी होता है और 1938 में जो है ब्रिटिश इंडिया जो है ब्रिटिश एम्पायर पहली बार शिमला कन्वेंशन का डॉक्यूमेंट जो है उसको पब्लिक करते हैं। तो 1914 से लेकर 1937 तक घटाघोप की स्थिति होती है। दूसरा जो चाइना का पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि तिब्बत जो है वो उसके पास में ये ऐसे लीगल राइट ही नहीं थी कि वो इस बायलेटरली ब्रिटिश इंडिया के साथ में कोई समझौता कर सके, तो इस तरीके से वो अवैध है। दूसरी तरफ भारत का ये कहना है, भारत के जो तर्क है वो ये है कि ब्रिटिश इंडिया के साथ में जो समझौता हुआ तिब्बत का, तिब्बत क्योंकि उस समय सोवरेन स्टेट था, एक खुद मुख्तार एक संप्रभु देश था और उसके साथ में भारत का बायलेटरल टाई जो है वो बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल तरीके से किया गया है। दूसरी बात जो भारत की तरफ से ये कही जाती है कि जो सदियों से, मतलब आज से नहीं, आज से 2000 साल पहले से हिमालय जो है वो चाइना और भारत के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री रहा है और उसी आधार पे जो है ये बाउंड्री इसको मानते हुए और उस नेचुरल बाउंड्री को ही आगे ले जाया जाना चाहिए। तीसरा भारत का ये कहना कि जब ये समझौता हुआ भी उस समय भी जो चाइना की आपत्ति थी वो इनर लाइन को लेकर थी, आउटर लाइन को लेकर नहीं थी। तो जो इनर लाइन की आपत्तियाँ उनको आपने वैसे ही अपने इलाके में मिला लिया है तो आपत्तियां वैसे ही खत्म हो गई। जो आउटर लाइन जिसका समझौता था उस समय भी उसका जो उस समय का चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव था उनका उसके ऊपर कोई आपत्ति खास थी नहीं। तो ये जो है गैर जरूरी विवाद है जो चाइना की तरफ से खड़ा किया जा रहा है।
तो ये जो है भारत और हमने चाइना के तर्क जो है मैकमोहन लाइन को लेकर समझ लिए। अब हम बात करते हैं कि जो बार बार हमारे पास में ये सूचना आती है कि कई जगहों पे चाइना अंदर घुस गया है, कई जगहों पे कुछ बात आती है, इसी किस्म की खबरें जो हैं लगातार चाइना में भी छप रही होती हैं, जहाँ पे ये कहा जाता है कि भारत जो है उसने वो इंक्रोचमेंट कर रहा है, वो चाइनीज सीमा के अंदर घुस गया है और इस किस्म की खबरें। ये दरअसल इस पूरी की पूरी खबर के पीछे की वजह ये है कि पूरी एक जो मैकमोहन लाइन और खासतौर पर ईस्टर्न वेस्टर्न सेक्टर का जो इलाका है, जो लद्दाख वाली सीमा है, वहाँ पर भी एक पूरा इलाका है जहाँ पे डीमार्किंग नहीं है, जहाँ पे भी सीमा तय नहीं है। ये पाकिस्तान की सीमा नहीं है और बांग्लादेश की सीमा नहीं है, जहाँ पे हमने को एक एक इंच का पता है, जहाँ पे हमारे पास में बाड़बंदी हो रखी है, फेंसिंग हो रखी है, हमारे ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, हमारी डिप्लॉयमेंट है, वैसा नहीं है। चाइना के साथ में एक तो टेरेन बहुत मुश्किल है, दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि वहाँ पे डिमार्किंग नहीं है, किसी को पता ही नहीं है सीमा क्या है। तो एक सालों से एक प्रैक्टिस जो है भारत और चाइना दोनों की सेनाएं करती आई हैं कि जब पेट्रोलिंग के लिए भारत जाता है तो भारत उस इलाके तक जाता है जहाँ पर उसका क्लेम है, और वो एक तरीके से बफर जोन है, वहाँ पे किसी की पोस्ट नहीं है, तो भारत अपनी पेट्रोलिंग के लिए जाता है तो वो भारत अपने निशान जो है छोड़ के आ जाता है। जैसे जो वहाँ पे सैनिक जा रहे हैं, जो जवान जा रहे हैं पेट्रोलिंग के लिए, तो कुछ मैगी के पैकेट छोड़ के आ जाएंगे, कुछ सिगरेट के डब्बे छोड़ के आ जाएंगे, तो इस तरीके की चीज़ें छोड़ के आ जाएंगे जो मेड इन इंडिया वो भारत में बनी हो, ताकि कल को हम जो है वो दिखा के ये कह सकें कि ये देखिए हमारी टेरिटरी, हम यहाँ तक पेट्रोल करते थे। सेम चीज़ जो है चाइनीज़ भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, सालों से ऐसा चलता रहा है, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्रीज जो है वो डिमार्किंग नहीं है उसकी। अब वहाँ पे जो कम्युनिटी लैंड है, जो एंसेस्ट्रल लैंड की जो ग्रेजिंग ग्राउंड की जो बात हो रही है, उसमें भी यही स्थिति है। जो सीमा पे जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पर भी कोई अंडरस्टैंडिंग जो है दोनों सेनाओं या दोनों देशों के बीच में नहीं है कि कौन सा इलाका किसका है। तो जो पीढ़ियों से जो ग्रेजिंग ग्राउंड होता है उसके साथ में भी इसी तरीके की समस्या, क्योंकि वहाँ पे डिमार्किंग नहीं है, तो वहाँ पे भी किसी को नहीं पता है कि एक्चुअल में कौन सा इलाका किस में पड़ रहा है। और ये अभी आज़ादी का 78 साल बाद की यही सिचुएशन है, यही चाइना के बॉर्डर का सच है। आप इसको किस तरीके से जिस तरीके से समझना चाहें समझ लें, लेकिन चाइना और भारत के बॉर्डर में इतना घटाघोप की स्थिति है, इतना मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग है कि किसी को एग्जैक्टली ये पता नहीं कि वो लाइन कहाँ से गुजरती है। मैप पर भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको ये समझ, क्योंकि वो सारा का सारा मैप जो बना हुआ है वो फ्लो ऑफ वाटर के साथ में बना हुआ है। जो रिजेस में जो फ्लो ऑफ वाटर है, जहाँ पे रिज में आप जो पहाड़ी रिज देखते हैं तो वहाँ ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, तो उसके आधार पे वो मैप जो है हेनरी मैकमहन ने बनाया था, और वो जो है वो भी रास्ते चेंज होते रहते हैं, और उसके ऊपर दोनों तरफ से अपना अपना क्लेम भी है। और चाइना तो यहाँ तक ये कहता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश ही जो है वो साउथ तिब्बत का हिस्सा है, तो वो हमारा है। तो ये क्लेम जो है, जिसमें वो 92,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी जो है क्लेम करता है, तो वो लगातार जो है चाइना की तरफ से इस किस्म का क्लेम किया जाता है, जो कि बेसलेस क्लेम है। लगातार जो है अरुणाचल के लोग और अरुणाचल का जो पूरा इलाका है उसमें हमेशा से भारत का ही हिस्सा रहा है और भारत को अभिन्न अंग है, और उसके साथ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे, ये भी चाइना को समझ में आता है। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो डीमार्केशन नहीं हो रहा है सीमा का, ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आने वाले समय में चाइना जिस तरीके से, जिस गति से तरक्की कर रहा है, जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज उसके पास में, जिस तरीके का असला उसके पास में है, और जिस तरीके की उसने कैपेबिलिटीज़ बिल्ड कर रखी, उनको मैच करना भारत के लिए बहुत मुश्किल टास्क है। और ये 10 साल में, 15 साल में स्थिति ये जो है इसमें और भी ज़्यादा गैप जो है भारत और चाइना के बीच में आ सकता है, बहुत संभावना इसकी भी बनती है। तो ये जितना जल्दी ये पूरा का पूरा जो है सीमा विवाद सुलझ जाए, एक मार्किंग हो जाए, ये दोनों देशों के लिए बेहतर है, क्योंकि अगर ये नहीं होता, ये अगर अनफिनिश्ड बिजनेस रहता है, तो ये हमेशा से भारत की इंटरनल इंटीग्रिटी के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बना हुआ रहेगा। तो ये बहुत समझने वाली बात है यहाँ पे कि कैसे भी करके ये पूरा का पूरा विवाद जो है दोनों देशों के बीच में, ये इसको मतलब बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए अपनी टेरिटरी हम इसको कैसे सुलझा सकते हैं, इसके ऊपर जो है हमको ध्यान देना चाहिए खास तौर पे। तो आज की वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि मैकमोहन लाइन और मैकमोहन लाइन से जुड़ा हुआ विवाद क्या है, क्योंकि अक्सर में जब चाइना के बारे में बात होती है भारत में, तो बहुत सतही तरीके से बात कर ली जाती है, कोई इस विस्तार से बात नहीं करता है कि दरअसल मैकमोहन लाइन को लेके दोनों देशों के बीच में जो है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या क्या समझ का फ़र्क है, क्या समझ का फेर है, और उसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझे बिना जो है हमको भारत और चीन का सीमा विवाद समझना बहुत मुश्किल होगा। और बाकी जो है हमने, क्योंकि ये वीडियो लंबा था, टॉपिक लंबा था, तो हमने इसको सोचा कि इस टॉपिक को 2-3 वीडियो में कवर किया जाए, सिलसिलेवार तरीके से कवर किया जाए, क्योंकि अक्सर भारत चीन का जो सीमा विवाद है उसके ऊपर बहुत मतलब ऐसे स्वीपिंग रिमार्क किस्म की जो है बातें कर दी जाती हैं। कई जगहों पर ये जो सेंसेशनल बातें की जाती हैं कि
भारत की सीमा में चीन घुसा है या चीन की सीमा में भारत घुसाया है, या इस तरीके की बातें, 19 किलोमीटर कब्जा कर लिया, 21 किलोमीटर कब्जा कर लिया, ये कब्जा कर लिया। तो इस किस्म की खबरें चलती हैं, लेकिन कोई भी जाके इसको एनालाइज करने की कोशिश नहीं करता कि दरअसल ये विवाद क्या है, इस विवाद की क्या जड़ें कहाँ हैं और किस तरीके से ये विवाद सुलझ सकता है। तो हमने इस वीडियो को इस पूरे के पूरे टॉपिक को कई वीडियोज़ में, 2-3 वीडियोज़ में जो है हम लेके आएंगे, आपको समझाएंगे। क्योंकि अभी वेस्टर्न सेक्टर में लेह लद्दाख में चाइना के साथ में हमारा क्या विवाद रहा है वो भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। 1967 में सिक्किम में क्या हुआ ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ऐसा होता है कि जैसे गालवान में भी या डोकलाम में भी भारत और चाइना के बीच में एक तरीके से झड़प भी हुई, हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद एक भी गोली नहीं चली। तो वो कहाँ से आ रहा है कि समझौते की तरफ जो है दोनों सेनाएं जो है एक दूसरे पे फायर नहीं खोलती हैं। और अभी जो लगातार भारत एक तरीके से अपनी टेरिटरीज मार्क कर रहा है, उनकी लिस्ट जारी कर रहा है, दूसरी तरफ से चाइना की तरफ से 1917 से ये प्रैक्टिस हो रही है। तो ये जो प्रैक्टिस हो रही है दरअसल इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसके तमाम सारी बातें जो है इसके ऊपर हम करेंगे, इसको विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि न्यूज़ पिंच में हम लोगों का ये मानना है कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम उनको सतही इन्फॉर्मेशन देने के बजाय एक इन डेप्थ एनालिसिस उनको दें, एक अच्छी सूचना उनको दें, ताकि वो भी एनरिच हों और वो कल को इस टॉपिक को अच्छे से एक लार्जेस्ट एस्पेक्ट में, एक बड़े फलक में इस पूरे विवाद को समझ पाएँ। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हम अपने पूरे जो पेशकश हम आपके सामने रख रहे हैं सुल्तान की डायरी के तौर पर, इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। आपके जो प्रीवियस कमेंट थे कि आप थोड़ा सा धीरे बोलिए या एडिटिंग थोड़ी बेहतर कीजिए, तो हम ये सारी चीज़ें जो है आपके कमेंट पढ़ते हैं और बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं। और आपके सजेशंस जो हैं वो हमारे सर माथे पर हैं, आपकी जो आलोचनाएं वो हमारे सर माथे पर हैं, उनको हम सुनते हैं, देखते हैं और उसके हिसाब से अपने जो प्रेजेंटेशन है उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो इसके बारे में आप अपने कमेंट जो कर रहे हैं उसको ऐसा मत सोचिए कि जो है आपके नहीं पढ़े जाते हैं, आपके सारे कमेंट पढ़े जाते हैं और हम उसके हिसाब से उसके अनुकूल सुधार करने की भी कोशिश करते हैं। तो आप ये कमेंट करके बताइए कि ये कार्यक्रम जो है इसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे सुधार सकते हैं और कैसे आपके लिए प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो ये कमेंट करके आप हमको ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे हैं अनुराग। आपका ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।